नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस में कर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज से स्टार्ट करें केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के जितने भी आपके टॉपिक्स बाई वीडियो मैं सभी आपको अपलोड करूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं बायोलॉजी का मास्टर वीडियो और फिजिक्स का मास्टर वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। और आपके आने वाले एग्जाम में बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सभी अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। लगभग 23-24 डे का अप्रॉक्स 24 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो एक बार जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का सामान्य परिचय देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेफिनेशन से यहाँ पे इसका है क्या है। देखिए, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ का गुण, संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो वो रसायन विज्ञान कहलाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या कि रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई थी क्रीमिया शब्द से। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि रसायन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो क्रीमिया शब्द से हुई थी। और ये कीमिया शब्द से हुई थी। और कीमिया जो आपका जो कीमिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? काला रंग होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो लेवोजियर। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो लेवोजियर है। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये स्पीडे का जो साइंस है फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये नया मार्केट में आया, ये आपका टॉपिक्स वाइज, मतलब जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी इसमें दिया हुआ है, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्थान घेरता हो एवं जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है? तो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि पदार्थ पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो ये हीरा है। ठीक, चलिए अब देखिए तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या कि पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ठीक है, और तत्व के उदाहरण है कार्बन, सोना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ये सब तत्व है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक ये बात इंपॉर्टेंट है कि अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 है। 118 तत्व एलिमेंट्स है। ठीक है, चलिए सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व ये याद रखिएगा, कार्बन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, और कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व पहला तत्व कौन है? तो प्लूटोनियम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व कौन सा है? तो प्लूटोनियम है। ठीक, चलिए दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है क्या? तो यौगिक बनता है। अब जब दो तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो उसे क्या बनेगा? यौगिक बनता है। देखिए जल उदाहरण है किसका? तो जल उदाहरण है यौगिक का, लेकिन हवा उदाहरण है किसका? तो मिश्रण का, याद रखिएगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? तो मिश्रण। कोई भी दो पदार्थ को अगर मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। और देखिए यहाँ पे है ना कि वायु उदाहरण है किसका? तो वायु उदाहरण है मिश्रण का। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाता है? ये इसे समांगीय मिश्रण कहते हैं। मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाता है? तो समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए देखते हैं विसमांगी मिश्रण क्या होता है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। देखिए अलग अलग नहीं देखा जाएगा समांगी मिश्रण, अलग अलग देखा जाएगा विसमांगी मिश्रण कहलाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्या मिश्रणों का पृथक्करण। तो देखिए सबसे पहले क्या कि द्रवों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? तो आसवन कहलाता है। कोई भी द्रव के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? तो आसवन विधि के द्वारा वह अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि समुद्री जल एवं आशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है, तो आसवन विधि के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि अल्कोहल जल के मिश्रण। ठीक है, अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, तो आसवन विधि के द्वारा। मान लो कोई भी वाइन जो शराब अल्कोहल है वो जल के मिश्रण से अलग करने की विधि क्या है? तो आसवन विधि के द्वारा उसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि मान लीजिए कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कपूर। देखिए कपूर को अगर आप बाहर रखिएगा कुछ देर बाद वो क्या होता है? वाष्प में उड़ जाता है डायरेक्टली, आप देखते होंगे। ठीक है, चाहे नेप्थलीन की गोली हो गया जो आप बेड में, या जो छोटा सा गोल गोली होता है वो नेप्थलीन जो रखते हैं वो भी क्या होता है ना कि उड़ जाता है, देखते होंगे उसको। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। देखिए जिसमें यहाँ पे कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनिया क्लोराइड है, पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है क्या कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अगर कोई भी वाष्प जो है वह द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या कि फिटकारी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। फिटकरी जो होता है ना, फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो प्रभाजी आसवन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभाजी आसवन। मतलब एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रभाजी आसवन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किए जाते हैं तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। मतलब क्या कि जो भी आप धरती के नीचे से कोई भी खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी या तेल के आदि पृथक किए जाते हैं किसके द्वारा? तो जब ये निकलते हैं इसको पृथक करते हैं किसके द्वारा? तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स सब तो मिक्स निकलते, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल सब निकलते साथ ही, लेकिन जिसको जो अलग करते हैं ना वो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा इसे अलग किया जाता है। ठीक, चलिए अब परमाणु एवं अणु के बारे में देखते हैं। देखिए पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या एग्जाम में आता है? परमाणु है। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे परमाणु कहते हैं। याद रखिएगा, छोटे कणों से मिलकर बना होता है डाल्टन के अनुसार। चलिए देखते हैं क्या कि परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है और 1803 में किया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने। कब किया था? तो 1803 में इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है क्या कि यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई आपका अणु है। ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। याद रखिएगा कि नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका देखिएगा कि परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻10 मीटर होता है, लेकिन नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर। ये भी याद रखिएगा दोनों। ठीक है। चलिए परमाणु मॉडल दिया था तो रदरफोर्ड ने। ये भी इंपॉर्टेंट है कि परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। अब देखिए परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। ठीक है। चलिए परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है तो ये द्रव्यमान संख्या कहलाता है। मतलब क्या कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है? तो ये द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नेक्स्ट है क्या कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है तो ये परमाणु संख्या कहलाती है। मतलब क्या कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो ये परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कहलाती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो परमाणु संख्या के। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसकी होती है? तो परमाणु संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है क्या कि प्रोटॉन का नामकरण दिया था किसने? तो रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नामकरण दिया था किसने? तो रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है क्या कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ये प्रोटॉन का खोज याद रखिए, गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था, 1886 में प्रोटॉन का खोज किया था। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 में किए थे और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 यानी 1932 में किया था। तो तीनों आप डेट याद रखिएगा। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 में और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। ने कि प्रोटॉन होता है तो ये धन आवेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ऋण। देखिए प्रोटॉन में आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना, पॉजिटिव मतलब धन आवेशित कण, और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन होता है तो ये आवेशहीन होता है। बोलते हैं ना न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल मतलब क्या? ये आवेश, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है तो शून्य होता है। हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन क्या होता है? तो शून्य होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। मतलब किसी तत्व के रासायनिक गुण तय किस पे करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ये निर्णय करता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है 1840 गुना लगभग। याद रखिएगा, मतलब प्रोटॉन का जो भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है? तो 1840 गुना लगभग होता है।
नेक्स्ट है क्या कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो 1837:1। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837 और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 1 होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1 होता है, 1837:1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है तो पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या कि पॉजिट्रॉन है एक तो धन आवेशित कण है। याद रखिएगा कि पॉजिट्रॉन क्या है, तो एक धन आवेशित कण है। अब देखिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन ने की। कब, तो 1932 में की थी। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन ने 1932 में। न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन अलग है और न्यूट्रिनो है, ध्यान रखिए दोनों अलग है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका है न्यूट्रिनो, तो द्रव्यमान व आवेश रहित कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की, न्यूट्रिनो की खोज की पाउली ने 1930 में की, 1930 में की न्यूट्रिनो की खोज। और फोटोन होते हैं तो ऊर्जा के बंडल। फोटोन क्या होते हैं, तो ऊर्जा के बंडल होते हैं। और परमाणु विद्युता होते हैं तो उदासीन। परमाणु विद्युता क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि कक्षा एवं उपकक्षा। देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो कक्षा या सेल कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कक्षा को निरूपित किया जाता था KLMNOPQ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब निरूपित दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए। नाभिक के समीपस्थ कक्षा क्या है, तो K है। ठीक है, नाभिक के समीपस्थ कक्षा क्या है, तो K है, याद रखिएगा। ठीक है, नाभिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम। समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, तो सबसे कम होती है। अब देखिए, उप कक्षा को दर्शाया जाता है तो SPDF से। उप कक्षा को किससे दर्शाया जाता है, SPDF से दर्शाया जाता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 8। ये भी इंपॉर्टेंट है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। और परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है तो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मतलब परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है तो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब देखिए, समस्थानिक एवं समभारिक क्या होता है, तो देखिए बात करते हैं क्या कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, तो समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं, तो समभारिक कहलाते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, समभारिक में और समस्थानिक में। परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न, और इसमें देखिए कि परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न, उसे समभारिक कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि समस्थानिकों की खोज किसने, सोडी ने की थी, सोडी ने। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं भी लगाया हूँ, क्योंकि ये देखिए बहुत एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसे रट लीजिए, जैसे याद करना याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। समस्थानिक यानी कि फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है तो ल्यूकेमिया या चर्म रोग के उपचार में। तो ऐसे आते हैं कि फास्फोरस 32 का इलाज किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा ल्यूकेमिया या चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। किसका, तो फास्फोरस 32 का, 32 का। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियो समस्थानिक यानी कि आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है तो ट्यूमर खोजने के लिए। जो आपके ट्यूमर हमारे शरीर में जो हो जाते हैं उसको खोजने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि आर्सेनिक 74 किसके लिए उपयोग किया जाता है, ट्यूमर को खोजने के लिए, या ट्यूमर को खोजने के लिए किस आर्सेनिक का प्रयोग किया जा सकता है, तो 74, आर्सेनिक 74 का किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आयोडीन 131 यानी कि आयोडीन 131 का प्रयोग होता है तो थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज। थायराइड ग्रंथि आपको पता है कि गले की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमारा है वह थायराइड ग्रंथि है, जो गले में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आयोडीन 131 का प्रयोग होता है तो थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट है आपका कि समस्थानिक यूरेनियम 235, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, का प्रयोग होता है तो चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए। तो मान लीजिए किसी भी चट्टान का जो हम लोग कब कौन सा चट्टान कितना पुराना है उसको हम यूरेनियम 235 के द्वारा उसे पता करते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है, तो पोलोनियम है, याद रखिएगा। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है, तो पोलोनियम है।
अब देखिए रेडियो सक्रियता के बारे में देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाला जो तत्व कहलाता है रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है। ठीक है, मतलब स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाला तत्व कहलाता है तो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि 4 सामान्य रेडियोधर्मी तत्व कौन है, तो याद रखिएगा पहला यूरेनियम है, दूसरा रेडियम है, तीसरा पोलोनियम है और चौथा थोरियम है। ये क्या है, तो 4 सामान्य रेडियोधर्मी तत्व है, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम है। नेक्स्ट है आपका कि रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा बीटा और गामा किरणों का। याद रखिएगा रेडियोधर्मी तत्व को क्या उत्सर्जित करते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा किरणों का। ठीक है, रेडियो सक्रियता खोज किसने की, हेनरी बैकरल ने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता था, क्यूडी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, क्यूडी है। ठीक, चलिए रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो जीएम काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप जो की जाती है वो जीएम काउंटर से की जाती है। ठीक है, की जाती है। अल्फा बीटा व गामा में से विद्युत चुंबकीय तरंग होती है तो केवल गामा किरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा बीटा व गामा में से विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है तो केवल गामा किरणें होती है। ठीक है, चलिए गामा किरणों का नामकरण किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। तो गामा किरणों का नामकरण किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। गामा किरणों के खोज करते थे कौन, तो हेनरी बैकरल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गामा किरणों के खोजकर्ता कौन थे, तो हेनरी बैकरल। नेक्स्ट है आपका कि वेदन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता था, गामा किरण का। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेदन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका है, तो गामा किरण का है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वीवीआर लगा दिया। देखिए आप कि कोबाल्ट 60 है तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो कोबाल्ट 60 क्या है, तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें का, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोबाल्ट 60 किसका उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें का। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणों में प्रयोग होता है तो कैंसर के इलाज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोबाल्ट 60 किसके प्रयोग के लिए किया जा सकता है, तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें गामा किरणें उत्सर्जित होती है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि रेडियम की खोज किसने की, तो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने। याद रखिए रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम प्राप्त किया गया था तो पिच ब्लेंड नामक यूरेनियम एस्क से। याद रखिएगा कि रेडियम प्राप्त किया गया था तो पिच ब्लेंड नामक यूरेनियम एस्क से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। तो जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है किसके, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता था यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा, मैंने ऊपर बताया था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी नाभिकीय विखंडन और संलग्न, देखते हैं संलयन के बारे में। तो भारी नाभिक का 2 लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन क्या किसे कहते हैं, तो भारी नाभिक को 2 लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है तो न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो नाभिकीय विखंडन में। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट है आपका कि परमाणु बम का सिद्धांत और ये बहुत इंपॉर्टेंट, नाभिकीय विखंडन। याद रखिए हाइड्रोजन बम और परमाणु बम ये दोनों पूछता है। तो परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन पे और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे, याद रखिएगा। ठीक है, तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। परमाणु बम का प्रयोग होने वाला तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। तो ये एग्जाम में आया था। ठीक है, याद रखिएगा कि परमाणु बम का प्रयोग होने वाला तत्व कौन है, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था तो रॉबर्ट ओपेनहोमर द्वारा 1945 ईस्वी में, यानी कि 1945 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था रॉबर्ट ओपेनहोमर द्वारा 1945 में। नेक्स्ट है आपका कि 2 से अधिक हल्के नाभिक का आपस में जुड़कर एक भारी और अस्थायी नाभिक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। याद रखिएगा कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए और हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा। देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा आधारित है। नेक्स्ट है आपका कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 में। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 में। अब देखिए नाभिकीय परमाणु रिएक्टर क्या है,
सबसे पहले बात करते हैं नाभिक या परमाणु रिएक्टर होता है तो आणविक भट्टी, ठीक है। और प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में शिकागो में। याद रखिएगा कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में शिकागो में बनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी क्या है तो अप्सरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी कौन है तो अप्सरा है। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है तो ग्रेफाइट या भारी जल या डीटीओ का, भारी जल बोलिए या डीटीओ यानी कि ड्यूट्रम ऑक्साइड इसको कहते हैं डीटीओ, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का या भारी जल का। याद रखिए ये कहीं कहीं पे आपको डीटीओ लिखा रहेगा, ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का। ये आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछला साल कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है तो भारी जल का डीटीओ देखिए एवं जल एवं द्रव सोडियम का। तो रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है तो भारी जल का यानी कि डीटीओ का, ड्यूट्रम ऑक्साइड का एवं द्रव सोडियम का प्रयोग किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के नाभिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम 238। मतलब भारत के नाभिक जो रिएक्टर है ना, हमारे जो नाभिक जो रिएक्टर है तो उसमें ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त कौन था, यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है तो थोरियम। मतलब भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है तो ये नाभिकीय ईंधन क्या है तो थोरियम है। नेक्स्ट है आपका कि न्यूक्लियर बम बनाने में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का। याद रखिएगा कि न्यूक्लियर बम बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका तो यूरेनियम का। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र क्या तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। पता है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ है तो ये तारापुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अब देखिए मोल, ये अगर बात करते हैं कि मोल संकल्पना के बारे में तो देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, क्या कहलाती है तो एक मोल कहलाता है। क्या कहलाता है एक मोल। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एक मोल बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा ये क्या होता है तो 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि 6.022 गुने 10⁻23 होता है, एक मोल बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका कि एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है तो इसका भी मान होता है 6.00 इंटू 10⁻23। ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, ये आपका एवोगाड्रो संख्या और दूसरा बताया मैंने आपको एक मोल बराबर होते हैं। तो एक मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23 के, और एवोगाद्रो संख्या का मान जो होता है वो कितना होता है तो याद रखिए इसका मान होता है 6.00 इंटू 10⁻23 होता है। ये दोनों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 1 ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है तो एवोगाद्रो संख्या कहलाती है। मतलब क्या कि 1 ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की जो संख्या कहलाती है एवोगाद्रो संख्या कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कार्बन के 6.022 गुने 10⁻23 परमाणुओं का भार 12 ग्राम के बराबर होता है। अब देखिए बॉयल एवं चार्ल्स के नियम, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या है कि बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस कोई नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल के नियम के अनुसार है। और चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या है तो स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा बॉयल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर लागू होता है, चार्ल्स नियम लागू होता है तो ये नियत दाब पर। देखिए बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर और चार्ल्स नियम लागू होता है नियत दाब पर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या कि सभी गैस शून्य आयतन घेरती है तो क्या तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होती है कि सभी गैस जो होती है शून्य आयतन घेरती है इतने पर ताप पर, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी गैस शून्य आयतन घेरती है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और परम शून्य ताप का मान कितना होता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए सामान्य ताप व दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है तो 22.4 लीटर। मतलब सामान्य ताप व दाब के गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है कितना 22.4 लीटर होता है। अब एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाद्रो के नियम का पूर्णतः
पालन करती है क्या कहलाती है, तो ये आदर्श गैस कहलाती है। क्या कहलाती है, तो आदर्श गैस। जो तीनों का मतलब एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम एवं एवोगाद्रो के नियम को पूर्णतः पालन करती है, उसे क्या कहते हैं, एक आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो गैस की मोलों की संख्या पर। नेक्स्ट है क्या कि आदर्श गैस का समीकरण है PV बराबर NRT, स्मॉल NRT। याद रखिएगा आदर्श गैस का समीकरण क्या है, तो PV बराबर स्मॉल NRT। देखिए गैसीय समीकरण PV बराबर NRT में R क्या प्रदर्शित करता है, तो एक मोल गैस को। तो याद रखिए R जो है एक मोल गैस को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। भौतिक परिवर्तन की बात करिए तो पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण एवं अवस्था में नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ के से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और देखिए यहाँ पे कि दूध से दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना एवं जल अपघटन किसका उदाहरण है, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन का है, याद रखिएगा। ठीक है, दूध से दही का जमना, अब क्वेश्चन आता है कि लोहे पर जंग लगना ये कौन सा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल अपघटन किसका उदाहरण है, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्या कि शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन और पानी का जमकर बर्फ बनना, ठीक है, और दूध से क्रीम अलग करना, दही में से मक्खन निकालना, ऊर्ध्वपातन तक मोम का गलना किसका उदाहरण है, ये सब आपका भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, भौतिक और रासायनिक। और देखिए नेक्स्ट है क्या कि जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उष्मा के रूप में यह क्या होती है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का डे 1 जो आपका जो चल रहा था डे अप्रोक्स 25 या 26 होगा, तो ये कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ देखिए अभी तक अगर आप देखिए, मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आप एक लाइक कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ताकि कोई भी चैनल ग्रोथ करते बिना आप लोग के बिना तो ये संभव है नहीं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप रेड बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि डेली फ्रेंड्स आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको डेली प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज़ ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए रहता है, ताकि आपको कुछ एग्जाम में हेल्प इससे हो सके। तो प्लीज़ आप इसे पीसीएस मेकर चैनल से जरूर जुड़िए। हाँ फ्रेंड्स, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम से आपको कोई भी लेटेस्ट करेंट अफेयर्स डेली आप लोग के लिए अपलोड किया जाता है, डेली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स जुड़े रहिए पीसीएस मेकर चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।